नमस्कार मित्रों, मैं निरंजन कुमार सुमित। आप इससे पहले मैंने 5 यूट्यूब पर वीडियो डाला। ये जो वीडियो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो भी है, जैसे कि बीपीएससी, यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, एनटीपीसी, तमाम जैसे परीक्षार्थियों के लिए ये प्रश्न जो है आज मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ और आगे चलकर करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को मैं लोड करूंगा। इस कड़ी में हम सबसे पहले ये देखेंगे, इसमें 30 प्रश्न देखेंगे। 30 प्रश्न का पहला जो प्रश्न होगा वो इस प्रकार है कि रक्त को थाका बनाने में मदद करने वाले प्रोटीन का नाम क्या है। ऑप्शन ए है फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी है न्यूट्रोकिल्स, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सबसे पहला जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन इसलिए हो जाएगा कि इसमें शब्द का प्रयोग किया गया है प्रोटीन। और बहुत सारे मित्र ऐसा ना समझ लें कि यहाँ पर विटामिन के होगा। यदि विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया रहता तो वो विटामिन के होता, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। यानी रक्त को थका बनाने में मदद करने वाली जो प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रिनोजेन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न है वो बीपीएससी पीटी 66वीं में ये प्रश्न आ चुका है। रक्त का थक्का न बनना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन के। जैसा कि ऊपर वाला जो प्रश्न था उसमें प्रोटीन शब्द का मैंने इस्तेमाल किया हुआ था, जिसका आंसर फाइब्रिनोजेन हुआ और ये जो हुआ इसमें आंसर हो जाएगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के से संबंधित है रक्त का थका न बनना। आइए हम ऑप्शन के माध्यम से इसको भी देख लेते हैं कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम रतौंधी है। विटामिन बी के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो विटामिन बी है इसका रासायनिक नाम जो है उसका रासायनिक नाम है थायमिन और इसके कमी से होने वाला जो रोग है उसको बेरी बोलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड और इससे जो इसकी कमी से होने वाला, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है आप सभी जानते हैं, अस्कॉर्बी। और अब बारी आती है विटामिन के की, तो विटामिन के का यही आंसर हो जाएगा रक्त का थका न बनना। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो राशि होती है वो 2 भागों में सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि के संबंध में इनमें से कौन सही है, ये बीपीएससी पीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें पहला ऑप्शन है इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ऑप्शन बी वेग, विस्थापन तथा बल होता है। ऑप्शन सी इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। और ऑप्शन डी ए और बी। सदिश राशि के संबंध में जो ऑप्शन ए है ये सही है और सदिश राशि के संबंध में ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन सदिश राशि के संबंध में जो ऑप्शन सी है वो गलत है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ये जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाता है, ये हो जाता है अदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पर अदिश राशि के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन जो आंसर होगा वो डी होगा, जिसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं। ये प्रश्न है न्यूटन के संबंध में कौन सी बात सही है। जैसे कि जानते होंगे इतिहास जो विज्ञान है वो 3 भागों में है, एक है भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। तो इन्हीं से संबंधित प्रश्न है। न्यूटन का 3 नियम भी है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। न्यूटन से संबंधित ए है इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। ऑप्शन बी इन्हें भौतिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी इनकी रचना प्रिंसिपिया है और ऑप्शन डी बी तथा सी। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, ये ऑप्शन गलत है। जो हिस्टोरिका है इसको जो जिस व्यक्ति ने लिखा है उनका नाम है हेरोडोटस और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्हें भौतिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो न्यूटन से संबंधित सही है और ऑप्शन जो सी है इनकी रचना प्रिंसिपिया है। जी हाँ, जो न्यूटन है उन्होंने एक किताब लिखा था और उस किताब का नाम था प्रिंसिपिया, इसलिए ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, बी तथा सी।
अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें अगला जो प्रश्न है उसका ये है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है। ये एमपीपीएससी पीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है डायनेमो, ऑप्शन बी है मोमबत्ती, ऑप्शन सी है विद्युत बल्ब, ऑप्शन डी है सोलर सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलर सेल। जो डायनेमो होता है उसका क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा सोलर सेल। अगले प्रश्न की तरफ, छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दाब का एसआई मात्रक है। ये बीपीएससी पीटी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो इस बात को लेकर डरते हैं कि बीपीएससी का जो पीटी होता है वो हार्ड होता है। उसी से संबंधित मैंने इसमें प्रश्न को इंकित किया हुआ है। इसमें हमने यही दिखाया हुआ है कि इसको क्या होगा। तो दाब का एसआई मात्रक ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी कूलॉम, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी जूल। जैसे कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, और इसका यही आंसर क्या है, सही है। जो कूलॉम होता है वो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है, और जो जूल होता है वो कार्य तथा ऊर्जा का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी पास्कल हो जाएगा दाब का एसआई मात्रक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। ये भी बीपीएससी का बहुत ही फेमस प्रश्न है। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है किससे? ए लेक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी स्फिग्मोमेनोमीटर। जो सबसे पहले हम ऑप्शन के माध्यम से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि जो लेक्टोमीटर होता है इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। जो हाइग्रोमीटर होता है इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। इसलिए हमारे 7वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। जो ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, इससे द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, और स्फिग्मोमेनोमीटर से हम रक्त का दाब यानी मापते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस प्रश्न का नाम है 8वां, और इसमें हम ये देखेंगे कि जो 8वां है इसमें है श्रव्य तरंगे, जिसको ऑडियो वेव्स भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिमिनरी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से नीचे, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो श्रव्य तरंगे होती है इसको हम किस रूप में सुन सकते हैं, इसका जो हम लोग देखेंगे कि जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए हो जाएगा कि श्रव्य तरंगे कह रहा है। और श्रव्य तरंगे 3 प्रकार की होती है, और श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, और उसके बाद एक और तरंग होता है। तो इन तीनों को पहला का एक्सप्रेशन हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से नीचे, जिससे हमारा कान नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो सुना जाता है वो हमारा कान सुन सकता है, इसलिए ये हो जाएगा। और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होता है वो श्रव्य तरंगे होती है, जो कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न 9वां है। 9वां प्रश्न ये कर रहा है कि ध्वनि तरंग के संबंध सही नहीं है। ध्वनि तरंग के संबंधित मतलब सही नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया यहाँ पर। इसमें ये जो प्रश्न है बीपीएससी और रेलवे की प्रीवियस परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यानी ध्वनि तरंग से संबंधित सही नहीं है, वो कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो पहला ये हुआ कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि अनुप्रस्थ, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अनुदैर्घ्य, तीसरा दिया हुआ है समानांतर, और जो चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंग के संबंध में सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वो ध्वनि तरंग नहीं होता है। और ध्वनि तरंग से संबंधित जो सही हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग और समानांतर, यानी ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्घ्य होता है और समानांतर होता है, और ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ नहीं होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अनुप्रस्थ तरंग। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये रेलवे के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ खास ऐसा प्रश्न नहीं है कि नहीं आपको आता होगा। अगला जो प्रश्न है ये बीपीएससी का फेमस प्रश्न है। इस प्रश्न का
कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, जैसे कि आपको बता दें कि 1947 से पहले जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के संबंध में जो भी लोग भारत में आए, आक्रमण किए, उनके साथ जो राइटर आते थे, लेखक आते थे, ऑथर आते थे, उन्हीं में से सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है निरियाकस, दूसरा ऑप्शन है ओनेसिक्रिटस, तीसरा ऑप्शन है अरिस्टोबुलस और जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे और बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। जो 12वां क्वेश्चन है वो 12वां क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद या भारत की खोज के लेखक, ये बिहार एएसआई में प्रश्न पूछा जा चुका है। दरोगा वाले प्रश्न में, दरोगा वाले परीक्षा में लिखा किताब उल हिंद या भारत की खोज, या इसको तहकीकात ए हिंद भी कहा जाता है, यानी भारत की खोज। इब्न बतूता, अल बरूनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कल्हड़। मैं एक एक करके ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं कि जो इब्न बतूता थे, इन्होंने जो किताब लिखा उस किताब का नाम था रेहला, और किताब उल हिंद के जो लेखक थे उनका नाम था अल बरूनी। भारत की खोज कहने का मतलब ये नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस किताब को खोज किया था उसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान देना होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जो कल्हड़ थे लेखक, इनकी जो किताब का नाम है वो राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है। इन कल्हड़ द्वारा रचित जो रचना है उसका नाम है राजतरंगिणी, और उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कुमार गुप्त ने स्थापना की। बीपीएससी के पीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। कुमार गुप्त ने स्थापना की नालंदा विश्वविद्यालय का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, पटना विश्वविद्यालय का, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना है, उसकी जो नींव है वो किसने रखा था? वो कुमार गुप्त ने रखा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। उस प्रश्न का नाम है भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। ये ध्यान दीजिएगा, भारत में कह रहा है। शब्दों के साथ आपको खेलना होगा। आप क्रिकेट, फुटबॉल, बैट बॉल खेलते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कंपटीशन निकालने के लिए शब्दों के साथ खेलना पड़ता है। तो यहाँ पर है कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कर्क रेखा जो है वो भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। पहला है ऑप्शन है माही नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है जमुना नदी, और जो चौथा ऑप्शन है वो कावेरी नदी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माही, यानी जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा को जो 2 बार नदी काटती है उस नदी का नाम है, उसकी जो धाराएं काटती है 2 बार, वो माही नदी है। जो नर्मदा नदी है वही नर्मदा नदी जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया है। जमुना नदी, ये जो जमुना है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि जमुना ये बांग्लादेश वाली है, और जो यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है, और जो कावेरी है वो साउथ इंडिया की नदी है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। विषुवत रेखा वही 0 डिग्री जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी कांगो या जायरे नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी जो अफ्रीका महादेश में ये स्थित है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अफ्रीका महादेश के किस देश में ये नदी है, कांगो या जायरे नदी, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उसका नाम है कि 16वां हरित क्रांति से संबंधित तथ्य। ये बीपीएससी और एमपीपीएससी से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। मैंने किसी भी प्रश्न के आगे बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, एसआई, रेलवे इसलिए मैंने लिख दिया है कि लोगों को, छात्र छात्राओं को, परीक्षार्थियों को मतलब कि तैयारी करने में दिक्कत न हो और प्रश्नों से भयभीत न हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निगेटिव पॉइंट वाले सोसाइटी में, कोचिंग सेंटर में लोग होते हैं जो डराते हैं, खासतौर पे सीनियर लोग डराते हैं। तो इसीलिए मैंने उसके सामने लिखा ताकि लोगों का मनोबल बढ़े और उसे वो फेस टू फेस हो, जागरूक हो। हरित क्रांति से संबंधित तथ्य क्या है, किससे संबंधित? ऑप्शन ए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। ऑप्शन बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन सी, ए तथा बी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ,
हरित क्रांति जो कि एक मतलब कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त बदलाव आया। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में बहुत ही ज्यादा इसका लाभ उठाया गया। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आते हैं बी में, डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति को लाने का जो श्रेय है दिया जाता है उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन। यानी मेरा आंसर इसमें ए और बी दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए तथा बी। अगले चलते हैं कि 17वां क्वेश्चन, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व में एक ऐसा देश है, ये पीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है क्यूबा, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। ये आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। पूरे विश्व में पूछेगा तो क्यूबा, और यदि आपसे पूछेगा कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर भारत वाले विषय पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो जनसंख्या से संबंधित है। आप जैसा कि जानते हैं कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन औपचारिक रूप से आधिकारिक रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई, और तब से लेकर वर्तमान समय तक प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना की शुरुआत की जाती है। उसी में से संबंधित ये प्रश्न है कि महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1919, 1920, 1921, 1922। तो महान विभाजक वर्ष, ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है, मुझे छूट गया है, मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1921। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। उसका प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951-56 में ये किस मॉडल पर थी? ये बीपीएससी पीटी का ये प्रश्न है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो पहला ऑप्शन है हेराल्ड डोमर मॉडल, बी पीसी महालनोबिस मॉडल, सी DR गॉडविल मॉडल, ग है यहाँ पर गॉडविल मॉडल, और डी W मिलर मॉडल। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में स्टार्ट हुई थी, उसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। वो मॉडल कौन सा था? हेराल्ड डोमर मॉडल। आइए हम ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं कि ये जो हुआ ये कब हुआ। इसकी स्टार्टिंग जो हुई ये 1956 से लेकर 1961 के बीच हुई, और ये कौन से पंचवर्षीय योजना में हुई? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल की शुरुआत हुई। DR गॉडविल मॉडल, जो ऑप्शन सी है, ये जो DR गॉडविल मॉडल है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? इस पंचवर्षीय योजना का नाम है चतुर्थ। अगला है W मिलर मॉडल। W मिलर जो मॉडल है इसका पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी? 7वीं। ये आपको याद रखना, ऐसे प्रकार के प्रश्न मिलाने के लिए भी आ जाते हैं कभी कभी। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, वो सर्वप्रथम किसने, 20वां प्रश्न, किसने इतिहास को 3 भागों में बांटा? ये बहुत ही रोचक है। मुझसे एक गलती यहाँ पर हो गया था कि ऑप्शन जो बी था उस पर मैंने यहाँ पर मेगास्थनीज लिख दिया था, और मेगास्थनीज ऑप्शन नहीं होता, और ये बचा ही नहीं था, तो हमसे गलती हो गया। और इसमें मैंने दिया हुआ है ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी क्रिस्टोफ सेलियरस, ऑप्शन सी सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी कोपरनिकस। फिर मैं एक बार प्रश्न ऑप्शन को दोहरा दे रहा हूं। सर्वप्रथम किसने इतिहास को 3 भागों में बांटा? यानी इतिहास जो है वो 3 भागों में विभक्त है, प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक को बांटने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? आखिर वो कौन व्यक्ति था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी क्रिस्टोफ सेलियरस, ऑप्शन सी सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिस्टोफ सेलियरस। क्रिस्टोफ सेलियरस ने इतिहास को 3 भागों में, जैसे कि प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक भारत के बांटा। ऑप्शन ए के बारे में थोड़ा मैं डिस्कशन कर दूं कि यहां से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। चाणक्य के द्वारा जो किताब लिखा गया था उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र, और चाणक्य का 2 और नाम है, एक चाणक्य, दूसरा कौटिल्य और तीसरा विष्णुगुप्त। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे भारत का सम्राट बनाया और मौर्य वंश की स्थापना की। यही वही चाणक्य जो कि प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने जो किताब लिखा उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। और यहाँ से बीपीएससी में
कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं और ये 15 भागों में बटा हुआ है अर्थशास्त्र। क्रिस्टोफर सेलिस मैंने बताया। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बता दूं कि जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह इनको कहा जाता है, जो खुदाई किया जाता है पृथ्वी के अंदर से, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है। ऑप्शन डी के बारे में बता दूं, कोपरनिकस। ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है कोपरनिकस से संबंधित। कोपरनिकस एक व्यक्ति थे, टॉलमी ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य तथा बाकी ग्रह उसका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसलिए कोपरनिकस वाला प्रश्न भी अक्सर आता रहता है। और जो एक से और बता दें कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ये भी प्रश्न आ चुका है। उसके बाद एक और मैं बात बता दूं आपको कि जो ग्रहों की खोज की थी वो किसने किया था? ग्रहों का जो खोज किया गया था उस व्यक्ति का नाम है केपलर। उस व्यक्ति का नाम क्या है? केपलर। तो हम यहीं तक अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इसको बहुत ही, मेरा बोर्ड नहीं है, मैं गांव आ गया हूं और गांव आकर मैंने सोचा कि आपको मैं मटेरियल सही तरीके से दूं पढ़ने के लिए, और इसको मैंने लिखा, लिखने के बाद मैंने तैयार किया ताकि इस होली के लिए सभी लोग को शुभकामनाएं दे सकूं। और शुभकामनाओं के साथ साथ ये मैं बता सकूं कि आपको कोई भी मतलब कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। आप सभी को बहुत बहुत होली के लिए शुभकामनाएं, मुबारकबाद। अल्लाह, प्रणाम, नमस्ते।